Hey viewers, I was the final boss। इस मार्वल की न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। चल लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कैसे बाप और बेटा उसे ऑफर मिल चुका है एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का, जो कि बिलोंग करती है गवर्नमेंट को और उनका काम है क्रिमिनल्स को मारना। और यहाँ फाइनली जर्नी स्टार्ट हो चुकी है बाप और की वीकेस्ट ह्यूमन से स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनने तक के गोल का, जिसके साथ आप भी बने रहेंगे अगर आप इस वीडियो को देखते रहे आगे तक। तो मिलते हैं आपसे इंट्रो के बाद। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हम देखते एक बैटल को होते हुए जहाँ काफी सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स थे, उनका सामना कर रहा था अपना न्यू हंटर यानी कि बापोमेट, जिनको ऑब्वियसली वो वन शॉट कर रहा था। और इसी बीच इन सभी मॉन्स्टर्स के बॉस को भी यहाँ पर आते हुए देखते हैं, जो कि एक पुल्फ जैसा दिखने वाला एनिमल मॉन्स्टर था, जिसके ऊपर यहाँ बापोमेट अटैक करने के लिए अपने वेपन को समन करता है। लेकिन सरप्राइजिंगली इसका वेपन आता ही नहीं है और बापोमेट यहाँ पे काफी निराश भी हो जाता है चीज से, क्योंकि लास्ट फाइट के अंदर ऐसा कर पाया था वो। और अब क्योंकि इसका वेपन उसके पास नहीं है तो इस मॉन्स्टर को अपने हाथों से ही खत्म कर देता है। वही जहाँ ये इजी सी बैटल खत्म हो गई थी, बापोमेट पोर्टल से बाहर आते सोच रहा था अपने हाथों देखकर कि उसकी पावर अभी तक वापस क्यों नहीं आई है। और इसके पीछे मोस्ट प्रोबेबली एक ही रीजन उसे समझ में आ रहा था, तो उसे वही नोटिफिकेशन याद आता है जिसमें लिखा था कि उसे ह्यूमन इमोशन को फील करना होगा, यानी कि गुस्से को, और उसके रिवॉर्ड में उसे मिलेगा द पावर यू डिजायर, जो कि उस मोमेंट उस फाइट के अंदर उसे मिली हुई थी। और अभी प्रेजेंट में भी बापोमेट के सामने ऐसे एक नोटिफिकेशन पॉपअप आ रखा था, जहाँ सोच रहा था कि आखिर ये चीज क्या है भला, और ये मुझे लगातार कुछ ना कुछ करने के लिए क्यों कह रही है। लेकिन इन सब चीजों से हार मान के फाइनली बापोमेट इन सभी चीजों के बारे में सोचना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि चाहे कितना भी सोच ले इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकता, ना इसके पीछे की रीजन को जान सकता है रियलिटी में। क्योंकि अभी के लिए तो उसका सिर्फ एक ही मोटिव था, उसका गोल था कि जो पावर उसके पास पहले हुआ करती थी इस ह्यूमन बॉडी के अंदर उस पावर को रिगेन करने वाला है। यहाँ में ये हिंट भी दिया जाता है कि कैसे बापोमेट ने एक बार काफी नीचे से स्टार्ट किया था, यानी कि बॉटम से टॉप लेवल फाइनल बॉस तक वो ऊपर अचीव कर पाया था पावर गेन कर करके। और यहाँ पर वो एक छोटे से मॉन्स्टर को देखते हुए उसके पीछे ही वहीं पे इसी टाइम पे उसे कोई सरप्राइज कर देता है, जो कि उससे पूछ रहा था क्या तुम ही बापोमेट हो। और हम समझ पाते हैं कि कॉन्वर्सेशन से कि ये बंदा भी उसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, यानी कि वही गवर्नमेंट वाली किलिंग मशीन को। और यहाँ पर ये बंदा यहाँ बापोमेट को बिल्कुल गुस्सा रहा था, क्योंकि इस बंदे ने एक मॉन्स्टर का नाम रख लिया था जो काफी फेमस है इनकी वर्ल्ड के अंदर। इस ऑफिसर का मानना था कि शायद बापोमेट को अभी उन लोगों से गुस्सा है जो कि इसे स्कैमर कहे थे उस टावर वाले इंसिडेंट के बाद, जहाँ इनकी ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी कि बापोमेट दूसरे का बहुत ज्यादा अटेंशन अपनी तरफ ना करे। लेकिन ये ऐसा नाम रखने वजह से उसके बारे में बहुत सारे एंटर जान चुके हैं और उसकी इज्जत और भी ज्यादा खाक में मिल चुकी है। और इन सब चीजों के बीच में जिनको कि बापोमेट इग्नोर करा था, उसे पहली बार उस हंटर का भी नाम सुनने को मिलता है, जिसका नाम था रेवन, जिसने कि उस टावर को क्लियर किया था जहाँ पे बापोमेट एक मॉन्स्टर बॉस की तरह रहा करता था। और ये हंटर काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम अब ध्यान रखना है कि स्टोरी के लिए। साथ में हमें ये भी पता लगता है कि कैसे जो रेवन है ये सबसे फेमस हंटर था कोरिया का, यानी कि स्टोरी जहाँ पे टेक प्लेस कर रही है, जिसने कि अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया बापोमेट जैसे सबसे बड़े मॉन्स्टर को मारने के लिए। जहाँ ये बंदा भी सारी खरी खोटी सुना था, बापोमेट फाइनली अपना मुंह खोलता है और कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग क्या मेरे बारे में बोलते हैं या क्या सोचते हैं, मैंने ऐसा बहुत बार सुना है, मुझे सिर्फ इतना स्ट्रॉन्ग होना भी के लिए कि इन सब के मुंह अपने आप ही बंद हो जाए। ऑफिसर जब समझ जाता है कि बापोमेट के दिमाग में कोई बात नहीं जा रही, तो उसके अपने मोबाइल में कुछ चीजें दिखाकर सिर्फ इतना ही कहता है कि अब चाहे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो वो तुम्हें खुद ही झेलने पड़ेंगे। और इसके साथ ही उसे बता दिया जाता है कि उसे अब जेजू आइलैंड पर जाना है, जहाँ हम उसी ऑफिसर को अकम्पनी करते हुए देखते हैं, यानी कि साथ में जाते हुए देखते हैं बापोमेट के साथ। और यहाँ पर बापोमेट पहली बार समुद्र को देखता है, जो कि उसने इससे पहले सिर्फ फोन के अंदर देखा था टावर में बोर होते वक्त, और वो उसको देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है, उसकी तरफ भागने लग जाता है। जो इस ऑफिसर को पता था कि बापोमेट की हरकत काफी वियर्ड है और उसकी तरफ अटेंशन खींचती है, जो कि उनकी जॉब में बिल्कुल भी अच्छी चीज तो नहीं है। वहीं पे उसे याद आती है अपने बॉस की बात, जो कि बाकी लोगों की वार्निंग के बाद भी बापोमेट को टीम में रखने के लिए रेडी था, क्योंकि उसे पता था कि जिस तरह की जॉब वो करते हैं वो कोई नॉर्मल माइंड वाला बंदा नहीं कर सकता। और यह इसके बॉस का मानना था कि उन्हें एक ऐसी पर्सन की जरूरत है जो कि सिर्फ फ्लॉड ना हो, उसकी मेंटेलिटी पूरी ट्विस्टेड हो, लेकिन एट द सेम टाइम उस पर नजर बनाए रखना काफी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हाई लेवल ऑफिसर पूरी टाइम बापोमेट के साथ है अभी के लिए। तो अगर चीज इनके अकॉर्डिंग नहीं गई और कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हमेशा कुछ भी कर सकते हैं इन चीजों से निपटने के लिए। और इसी बीच बापोमेट एक ऐसे पर्सन के सामने आ जाता है जिसकी आंखें ब्लू थी, ऑब्वियसली बंदा फॉरेनर था, जिसको बापोमेट काफी क्लोज से देखा था, क्योंकि उसने नीली आंखें इससे पहले नहीं देखी थी किसी पर्सन के पास।
जब बाबूमेट एक्साइटेड में ये चीज पूछ भी लेता है इस पर्सन से, क्या तुम डिफरेंट तरीके की टॉय हो, क्योंकि तुम डेफिनेटली दूसरों से अलग दिख रहे हो। वही ऑफिसर बाबूमेट को खींच के ले जाता है कहते हुए कि हमारी कंट्री की और बेइज्जती मत करो बाहर के लोगों के सामने। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है और हमें पता लगता है कि जो ओरिएंट में बनाए बंदे आए किस लिए थे, यहाँ पे ओरिएंटेशन होने वाला न्यू हंटर्स का। लेकिन हमारी तरह ही बाबूमेट भी यहाँ पे कंफ्यूज था कि इस ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो हंटर को सिर्फ डीमंस को जाके मारना ही तो है वाला। जय ऑफिसर भी एग्री करता था काइंड ऑफ बाबूमेट की सोच से, लेकिन यही प्रोसीजर है वाला, वो क्या कर सकता है। जहाँ वो कहता है कि कोरिया के अंदर जितने भी हंटर है उन्हें एक नेशनल एसेट माना जाता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट भी किए जाते हैं ताकि चीजें गाइडलाइंस और लॉ के अकॉर्डिंग हो सके, और इसीलिए यहाँ पे सारी चीजें हो रही हैं। साथ ही में ऑफिसर बाबूमेट को एक नया पासपोर्ट, आईडी कार्ड और स्मार्टफोन भी देता है। जब बाबूमेट इन चीजों को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था कि उसे फाइनली अपना एक आइटम मिल गया, यानी कि स्मार्टफोन जिसे टावर में यूज करता था। जहाँ ये ऑफिसर बताता है कैसे बाहर रहकर भी यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं मिस्टर चा को, यानी कि बाबूमेट को इस फोन के थ्रू। जब हम कार्ड पर वो नाम भी लिखा देखते हैं, यानी कि मीनू चा, जो नाम रखा था अपने दोस्त के मरने पर बाबूमेट ने, क्योंकि इस पर्सन ने बताया था कि कैसे उसके पेरेंट्स ने काफी सोच समझ के नाम रखा था ताकि वो प्राउड फील कर सके, लेकिन वो बंदा मारा गया और बाबूमेट ने उसका नाम ले लिया ताकि अपने फ्रेंड की मौत को एक मीनिंग दे सके। और अभी सब चीज चली रही थी, हमने फाइनली अंदर जाते हुए देखते हैं और बाबूमेट का फेस का एक्सप्रेशन तो आप देख ही सकते हो बदलते हुए, क्योंकि इनको जो ओरिएंटेशन दे रहा था वो बंदा कोई और नहीं बल्कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को वही बॉस है जिसने की बाबूमेट को उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूट किया था, जो कि सभी नए हंटर्स को अपना नाम बताता है और इसका नाम है सियोंगुन मा। वही ऑर्गेनाइजेशन ऐसे आगे बढ़ती है और कुछ टाइम बाद हम इन्हें बफेट एंजॉय करते हुए देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों आपस में टकरा भी जाते हैं, यानी कि बाबूमेट और सियोनमा। और बाबूमेट यहाँ पूछ लेता है सियोंगुन से कि तुम तो रोग ऑर्गेनाइजेशन के साथ होने चाहिए ना, तो तुम भला यहाँ क्या कर रहे हो। जिसका सुनकर सियोंगा कहता है अपनी आवाज को धीरे रखो, यहाँ किसी को नहीं पता कि मैं रोग के अंदर एक बहुत बड़े लेवल का ऑफिसर हूँ। एंड ऑब्वियसली ऑफिशियली वो सरकार के लिए भी काम करता है, ये पब्लिक में रहकर, जहाँ उसकी पोजीशन सेंट्रल एजेंसी ऑफ हंटर अफेयर्स के रूप में है। जन के बीच हम ऐसी कुछ बातचीत होते हुए देखते हैं, जहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कैसे कॉनमैन होना काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि तुम दिखाओ कुछ और रियल में हो कुछ। जब सियोंग बाबूमेट को आसपास ऑब्जर्व करने के लिए भी कहता है कि कैसे हंटर्स यहाँ पे रिलेशनशिप बना रहे, गॉसिप कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में मिलकर पार्टनरशिप करने के लिए अभी से डील कर रहे हैं। और यहाँ गॉसिप का सबसे मेन हेडलाइन यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि बाबूमेट ही था, क्योंकि लोग यहाँ पे उसको लेकर काफी गुस्सा थे कि उसने एक ऐसे विलन का नाम रखा जिसने की इनकी कंट्री के मोस्ट फेमस हंटर की जान ली, या काइंड ऑफ उसी को मारने में बंदा सेक्रीफाइस कर लिया। और सियोंगन ये सारी चीज इसलिए बता रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता कि पब्लिक के अंदर लोग इन दोनों को आपस में एसोसिएट करे। जब बाबूमेट को आगे की स्टोरी में मीनू चा बोल के बुलाएंगी तो आप इस चीज को ध्यान रखना। वहीं हम दूसरी तरफ सियोंगुन को देखते हैं, जो कि अब दूसरे नए हंटर से डिस्कस कर रहा था कि कैसे ये जो नया हंटर है वो उससे डिशेस के बारे में पूछ रहा था। ऑब्वियसली झूठ था, जहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ये लोग असिस्टेंट है यहाँ पे सियोंगुन के, जो कि नहीं जानते कि रोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। और यहाँ पर इन्हें बाबूमेट कोड नेम बिल्कुल पसंद नहीं था, उन्हें तो लगता था इस तरह के बेकार लोगों को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। जब सियोंगुन अपने फेलो सिविल सर्वेंट्स को समझाता है कि इस तरह चीजों को उन्हें पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि चाहे बाबूमेट ने कोई भी नाम क्यों ना रखा हो, वो एक पब्लिक सर्वेंट है एक तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे लाइसेंस दिया हंटर होने का। जिसके बाद वो बाबूमेट की तरफ यानी कि मीनू की तरफ देखकर उसे इशारा भी करता है कि देख लो यहाँ भी तुम्हारी बेइज्जती हो रही है और मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कवर नहीं कर सकता। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ बाबूमेट स्माइल कर रहा था, क्योंकि उसे यहाँ का फूड काफी एक नंबर लग रहा था खाने में। वही पहली बार हमें अब इस एरिया के न्यू ए क्लास हंटर्स को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर आने तो नहीं चाहिए थे, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ प्रेजेंट है अभी के लिए। यहाँ तक कि सियोंगुन और उसके कलीग्स भी सरप्राइज हो जाते हैं उन्हें यहाँ देखकर। जब सियोंगुन को ही अपने कलीग के थ्रू एक बंदे से पता लगता है कैसे इनकी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग होने वाली थी एक वीक बाद, लेकिन सभी के टाइमिंग सेट ना होने की वजह से उन्हें फाइनली आज की डेट मिली। और यहाँ सियोंगुन कहता है कि इनके यहाँ आने से जो नई हंटर्स है उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, सिवा एक बास्टर्ड को छोड़कर, जो कि इस समय खाने में लगा होता अलग अलग डिशेस को। और इस पॉइंट पे हम देखते हैं मीनू के माइंड में चल रहा था कि कैसे उसने अपने फोन के अंदर काफी सारे अलग अलग फोटोज देखी थी फूड की, लेकिन उसने रियल वन सब्जियों को भी टेस्ट नहीं किया था, लेकिन आज से मौका मिल रहा है फाइनली। साथ में जो वो डिमोनिक बीस्ट था तो उसमें उसे खाने पीने की उतनी ज्यादा चाहत नहीं थी, ना ही वो उतना टेस्ट कर सकता था, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो इन सब चीजों को एंजॉय कर सकता है। लेकिन इससे पहले पहली बाइट ले ही पाता, हम देखते उसके ऊपर किसी को सूप डालते हुए, जहाँ पर्सन बाबूमेट को परेशान कर रहा था, ऐसा कहीं बोली कर रहा था और उसे पूछता है क्या तुम वही इन फेमस बाबूमेट हो।
और है ये बंदा जो कि ए क्लास सेंटर है, उसका नाम लियोन है। यहाँ पर इसलिए बापोमेट को बुली कर रहा था क्योंकि उसने उसके बारे में काफी सारी अफवाहें सुनी थी, लेकिन उसने देख लिया कि बंदा कितना ऑर्डिनरी है। हम एक दूसरे पावरफुल हंटर को भी यहाँ आते हुए देखते हैं जो कि लियोन को कहता है कि उन्हें पब्लिक में इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, ये उनकी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हम लियोन को आगे ये भी कहते हुए देखते हैं कि इसमें गलती मेरी नहीं बल्कि इस पर्सन की है जो इसने ऐसा कोड नेम सिलेक्ट किया उस बापोमेट विलन के हाथ। तो हमने अपने काफी सारे फेलो हंटर्स को गवाया है। अगर तुम ऐसे फ्यूचर में बुली नहीं होना चाहते तो अपना नाम बदल लो। लेकिन इससे पहले कि और कुछ आगे हो पाता, बापोमेट यहाँ पे अपने खाने की प्लेट इस पर्सन के सर पे डाल देता है। जब सारा लफड़ा एक तरफ हो रहा था, वही सियोंगमा ये सब चीजें देख के अपना माथा जमीन पे पटक लेता है क्योंकि अब एक रूकी हंटर जो कि काफी न्यू है और एक ए क्लास हंटर के बीच में लफड़ा चालू हो चुका है, जिसको हम देखते भी हैं। जब मीनू लियोन को कहता है कि तुम्हें आके इतना गुस्सा क्यों आता उस नाम को सुन के, ऐसा तो नहीं कि उसका नाम मेरे कोड नेम रखने से वो बंदा वापस से जीवित हो जाएगा या रिजरेक्ट हो जाएगा। जब लियोन को समझ में नहीं आता कि अगर मीनू किस बारे में कह रहा है। यहाँ पर मीनू बताता है कि कैसे जब इस तरह से ये लोग ट्रिगर्ड होते हैं बापोमेट का नाम सुन के, तो उसका सिर्फ एक मतलब है, ये सभी लोग वीक हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। यहाँ तक कि पास खड़ा हंटर भी पूरी तरह से पजल्ड हो जाता है इस बात को सुन के कि भला ये किस तरह का फ्लॉड लॉजिक है। वहीं पे मीनू अभी भी रुक नहीं रहा था, यानी कि बापोमेट वो कह देता है कि लगता है कि तुम सही में स्ट्रॉन्ग नहीं हो और इसलिए तुम इतनी चिढ़ मस्ती है, और ये कहते हो हंस भी देता है, जिससे कि लियोन को इतना गुस्सा आता है। जो एक पंच मारने ही वाला होता है कि इससे पहले हम एक नोटिफिकेशन पॉपअप होते हुए देखते हैं जो कि बेसिकली बापोमेट के द्वारा की गई थी, जिससे उसकी फिजिकल एबिलिटीज बढ़ जाती हैं काफी ज्यादा। वही हम समझ पाते हैं कि लियोन जो था उसका कभी इंटरेक्शन होता रेवन के साथ, और यहाँ पर रेवन ने उसे इवेल्युएट करके उसे बताया था कि कैसे वो ए क्लास हंटर काफी इजीली बन सकता है क्योंकि उसके पंच को उसने ब्लॉक किया था। और यहाँ पर उसे यही बात आज भी ट्रिगर कर रही है कि बापोमेट ने रेवन को मारा था। वही रियल टाइम में यहाँ पर मीनू यानी कि बापोमेट सोचा था कि उसे इस पंच को डॉज करना चाहिए, ब्लॉक करना चाहिए, लेकिन वो कुछ भी करेगा तो यहाँ पे ब्लड शेड होने वाला है, यानी कि खून खराबा। लेकिन इससे पहले हम कोई एक्शन देख पाते एक नया हंटर आता है जो कि इस पंच को बीच में ही रोक देता है कहते हुए कि यहाँ पे लड़ना मना है। जहाँ पे बापोमेट एक तरफ सरप्राइज था, बहुत सारे हंटर शॉक थे कि आखिर ये हंटर भी यहाँ पर आया है, और हमें रिवील किया जाता है कि जो नया हंटर है जिसने कि इस पंच को रोका ये कोई और नहीं बल्कि रेवन का छोटा भाई है, जिसकी शक्ल काफी ज्यादा मिलती जुलती थी रेवन से भी। जब मीनू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है इस बात को सुन के, बाकी लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसे इस बारे में नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली रेवन का छोटा भाई होने की वजह से बंदा काफी फेमस है। और इतना नहीं, ई क्लास हंटर में सबसे कम एज में सबसे जल्दी पहुंचने वाला पर्सन भी यही है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसका नाम है ग्रिफिन। जब हम जीवन और ग्रिफिन इनके बीच में कुछ बातचीत होते देखते हैं, जहाँ पे लियोन का कहना था कि ये बंदा तुम्हारे भाई की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है उसका नाम रखकर, और यहाँ पर तुम उसे रोक रहे हो। लेकिन ग्रिफिन यहाँ पे काइंड ऑफ एग्री करा था और कहता है कि मेरा भाई सेमी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं था वरना वो मारा नहीं जाता, और ये लफड़ा और ज्यादा एस्केलेट ना हो इसलिए यहाँ पे सियोंगमा फाइनली बीच में आता है, जब मुझे समझाने की कोशिश कराता है कि कैसे यहाँ काफी सारे लोग की नजर इनके ऊपर है और इस तरह की चीजों को और आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। लेकिन लियोन यहाँ पे इसी पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम सेंट्रल एजेंसी के साथ हो ना, तुम्हारा काम है इस तरह के लोग को बैन करना। जस्ट सियोंगमा यहाँ पे अपोलोजाइज करता है और कहता है तुम सही कह रहे हो, और यहाँ पर वो बापोमेट को अपने साथ चलने के लिए कहता है कुछ देर बात करने के लिए। यहाँ पे ऑब्वियसली पहले तो मीना यार रेडी नहीं था, लेकिन जब यहाँ पे सियोंगमा को धमकाता है तो फाइनली यहाँ पे चीजें एस्केलेट होने से बचती हैं। वही अब थोड़े टाइम बाद चीज शिफ्ट होती है, हम ओरिएंटेशन की दूसरी क्लास को देखते हैं, जहाँ पर हम उसी कलीग को देखते हैं जो कि सियोंगमा के साथ थी, जिसका नाम है योजिंग हान, जो कि लीडर इस सेमिनार की और एक्सप्लेन करेगी इस वर्ल्ड के सिस्टम के बारे में। तो हमें पता लगता है कैसे जितने भी हंटर है सभी के पास एक ब्लू कलर का नोटिफिकेशन पॉपअप आता है, यानी कि सिस्टम जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है शायद, और नए हंटर्स को किसी आदत डालनी होगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बापोमेट यानी कि मीनू को भी, जो कि सोच रहा था कि हुआ क्या थोड़ी देर पहले, जहाँ पर हम देखते हैं कि सियोंगमा उसको काफी डांटता है और कहता है कि तुम क्यों ना मेरे मुंह पे एक दो घुसे मारो, क्योंकि गलती तो सारी मेरी है जो मैंने तुम्हें रिक्रूट किया। और बापोमेट जो कि पहले कंफ्यूज था इस बात को सुन के अब रेडी हो जाता है एक दो पंचेस देने के लिए। ये कहते हैं कि तुम अपनी बात से मुकरना मत, लेकिन यहाँ सियोंगमा कहता है तुम सही में मेरा माथा खराब कर रहे हो, पहले तुमने इतनी गड़बड़ कर दी और अब तुम यहाँ पे मेरे से डांट सुनने के बाद मेरे कहने पे मुझे स्लैप करने की सोच रहे हो, तुम्हारे पास बिल्कुल शर्म नाम की चीज नहीं है। जब बापोमेट का कहना था कि तुमने देखा ना उन लोगों ने मेरी इंसल्ट की थी और इसके बाद भी मैं भला पीछे कैसे हट सकता था, लेकिन यहाँ पे सियोंगमा उसे समझाता है कि तुम्हें रुकना होगा,
तब तक जब तक कि तुम स्ट्रांग ना हो जाओ उनके जितना। और यार सिंगुर यहाँ पे बापोमेट की लॉजिक को यूज कर रहा था, क्योंकि उसी का तो ये मानना था कि जब तक वो स्ट्रांग ना हो जाए इतना कि सब अपना मुंह खुद ही बंद कर ले उसे कुछ उल्टा सीधा बोलने से, तो यही चीज यहाँ पर उसे करनी होगी। क्योंकि सिंगुर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जितनी पावर बापोमेट के पास है वो किसी एक लाख अंडर से 1-to-1 फाइट में नहीं जीत सकता। जैसे सीन शिफ्ट होता है दो लोगों के ऊपर जो एक आर्टिकल के बारे में बात कर रहे थे, और इस आर्टिकल के बारे में भी सारी चीजें बापोमेट को लेकर लिखी हुई थी कि कैसे स्कैमस्टर है और उल्टे सीधे नाम यूज कर रहा है। अरे हम देखते पास में बापोमेट को बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हुए, जो कि उन्हें काफी गुस्सा था हो रहा था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। लेकिन उसका एग्रेसिव नेचर दिख जाता है इन बंदों को भी, और इसीलिए वो यहाँ से बातचीत करते हुए चले जाते हैं कि कैसे एक लाख सेंटर का आज फ्रेंडली मैच होने वाला है, उन्हें वो जाकर देखना चाहिए। जब बापोमेट मनी वन खुद को शाबाशी देता कि काउंट किया जा सकता है कि अपना हेड डाउन करके यानी बिना किसी लफड़े में पड़े हुए अपने आप से मतलब रख रहा है जब तक वो स्ट्रांग नहीं हुआ। और इसी के साथ ही उसे ध्यान आता है कि अगर एक लाख का फ्रेंडली मैच हो रहा है तो उसे भी जाकर देखना चाहिए इसे। और यहाँ हम सबसे पहले हंटर लियोन को ही देखते हैं, जो कि लगातार अपना 8वां मैच जीता था अभी। और यहाँ पे पूछा जाता है कि कोई और बड़ा इसको चैलेंज करना चाह रहा है या नहीं। क्या लियोन ग्रिफिन को जो पास में बैठा था उससे पूछता है कि क्यों ना वो मैच को ज्वाइन करे। जब एक रूल भी बताया जाता है इस फ्रेंडली मैच के अंदर, जो भी हाथ में बने हुए ब्लू पट्टे को सबसे पहले ऑब्टेन करेगा अपने अपोनेंट से, वही बंदा विनर माना जाएगा। और इस मैच के अंदर कोई भी एक्टिव या पैसिव स्किल को यूज नहीं कर सकते, और किसी पॉइंट पे अगर मैच डेंजरस हुआ तो उसे वही रोक दिया जाएगा। यहाँ तक कि मिस्टर हा को भी यहाँ पर देखते हैं जो चीजों को एंजॉय कर रहे थे, और उनका कहना था कि सभी रुकीज के लिए काफी अच्छा मूवमेंट है एक्सपीरियंस गेन करने का रियल बैटल को देखकर। हम ये भी समझ पाते हैं आसपास के लोगों के कॉन्वर्सेशन से कि ग्रिफिन सही में काफी फेमस और पॉपुलर हंटर है, ठीक अपने भाई की तरह। साथ में फीमेल हंटर्स का क्रश भी है उसके ऊपर, क्योंकि वो काफी हैंडसम है उनके अकॉर्डिंग। जब मिस्टर मा के थ्रू में पता लगता है कि कैसे ये बंदा अभी अपने सिर्फ हाई स्कूल में है, जो कि सभी को शॉक कर देता है क्योंकि ये बंदा सही में काफी यंग है दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। वहीं पे हम देखते हैं लियोन और ग्रिफिन के बीच में बैटल चालू हो चुकी थी, जिनके बीच में मल्ल युद्ध जैसी कुछ फाइटिंग होती है, जहाँ पे कोई डॉज कर रहा है तो कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है। लगातार एक के एक दोनों के काउंटर मूव्स हम देखने को मिलते हैं। जब ग्रिफिन की जो स्ट्रेटजी थी वो काफी ज्यादा ऑफेंसिव और एग्रेसिव थी, जिस चीज को लियोन समझ ही पा रहा था, और उसे लगता था कि अगर ऐसे यहाँ पर अटैक किया जाएगा तो उसे एक ओपनिंग मिल जाएगी। लेकिन जैसे उस ओपनिंग के लिए जाता है, ग्रिफिन उसे डॉज कर लेता है और काफी इजीली उस ब्लू बैंड को भी छीन लेता है उससे। जब मैच खत्म होते के साथ ही सभी लोग आपस में बड़बड़ाने लगते हैं। हम देखते हैं कि कैसे ग्रिफिन की बड़ाई हो रही थी, और लियोन जो कि 8 मैच लगातार जीता था वो भी ग्रिफिन से हार गया। यहाँ तक कि मोस्ट लोग तो यहाँ पे इनकी स्पीड और मूव्स को देख भी नहीं पाए थे ठीक से। ज्यादातर लोगों का मानना था कि यहाँ पर ग्रिफिन सबसे जल्दी एस क्लास हंटर बनने वाला है, क्योंकि बिना एक्टिव पैसिव के वो इतना पावरफुल जो ठहरा। वही लियोन जो कि थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड तो था ही, लेकिन वो ग्रिफिन को कहता है तुम से में काफी इंप्रूव कर गए हो, तुमने एक वीक ओपनिंग दिया उसका फायदा उठाया। अगर तुम्हारा भाई आज यहाँ होता तुम्हें देखता तो काफी प्राउड फील करता। लेकिन ग्रिफिन इस पे कोई भी ध्यान नहीं देता, बल्कि उसका ध्यान तो कहीं और ही फोकस था। जहाँ कहता मैं अपने दूसरे चैलेंजर को ढूंढना चाहता हूँ, और पूछे जाने पर सरप्राइजिंगली वो बापोमेट का नाम लेता है, जो कि वही भीड़ में पीछे खड़ा था। यहाँ तक कि मीनू चा भी काफी सरप्राइज हो गया, यानी कि बापोमेट और लियोन भी, कि आखिर ग्रिफिन क्या बोल रहा है। और जो स्टाफ जो इस पूरे मैचेस को कंडक्ट करा रहे हैं उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि ये बंदा एक क्लास हंटर नहीं है, यानी कि मीनू चा तो इस केस में बना वो इस फाइट के अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। और क्योंकि वो बंदा एक नया हंटर भी है तो चीजें वन साइडेड हो जाएगी ऑब्वियसली। लेकिन अब मिस्टर मा बीच में आते हैं और कहते हैं कि ये फन टाइम है, और वही लॉजिक देते हैं कि कैसे अच्छा टाइम है डाटा कलेक्ट करने का, कि एक नए हंटर और एक ए क्लास हंटर के बीच में आखिर कितना बड़ा गैप होता है, ताकि देखना लोगों को समझ में आए कि उन्हें किससे टक्कर लेनी चाहिए और किससे नहीं। और क्योंकि मिस्टर आया सबसे बड़ी अथॉरिटी था, उनके कहने पर अब इन्हें ये मैच कराना ही था, लेकिन चीजों को फिर भी इक्वल रखने के लिए हंटर ग्रिफिन के ऊपर एक हैंडीकैप लाया जाता है। वही मीनू सोच रहा था कि मिस्टर मा ने तो मुझे कहा था कि अपने काम से मतलब रखना, और वो मुझे एक मैच के अंदर धकेल रहे हैं, आगे इनके दिमाग में चल क्या रहा है। वही मिस्टर मा के एक्सप्रेशन से आप लोग समझ ही सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो चाहते थे कि मीनू चा यानी कि बापोमेट को अच्छी कुटाई की जा सके, ताकि उसका दिमाग जगह पर है आने वाले टाइम में। वही अब बापोमेट सोचता है कि मेरे सामने रेवन का ब्रदर है, और इस केस में वो एक क्लास हंटर है, उसके सामने इस पोजीशन में लड़ना काफी डिफिकल्ट होने वाला है, यहाँ तक कि वो जीत भी नहीं पाएगा शायद। और इसलिए डिसाइड करता है कि पहले अपर हैंड ग्रिफिन को लेने देगा,
ताकि वो अपने मेन शो एंड में दिखाए। लेकिन ग्रिफिन मैच स्टार्ट होते के साथ ही यहाँ पर बाफोमेट को जमीन पे पटक दे मारता है, यहाँ तक कि वो अपने पंचेस को बिल्कुल पुल नहीं कर रहा था। यहाँ पे बाफोमेट काफी मुश्किल से बचता है पंच से, जिससे कि जमीन के अंदर क्रैक आ गया था। और अब यहाँ पे बाफोमेट ग्रिफिन की आंखों में गुस्सा देकर समझ पाता है कि समझ सिलेक्ट इसे ले गया ताकि मुझे पल्प की तरह पीट कर अपना बदला पूरा कर सके। आसपास के हंटर भी अब बात कर रहे थे कि हो सकता है ग्रिफिन अपना गुस्सा निकालने के लिए इसे सिलेक्ट किया है और अब वो इसे एज अ सैंड बैग कूट कूट के मारने वाला है पंचेस। और यहाँ बाफोमेट के कोई भी मूव काम नहीं आ रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रिफिन काफी ज्यादा फास्ट था, जो कि मूव भी अच्छे से कर पा रहा था और उसके रिफ्लेक्सेस भी ज्यादा तेज थे। वहीं बाफोमेट को फाइनली खड़े होते हुए देखते हैं वापस से, जो कि सोच रहा था कि अगर यहाँ पे ग्रिफिन के ऊपर हैंडीकैप नहीं होता, यानी अपना दूसरा हाथ यूज नहीं कर रहा होता, तो उसके सारे एबिलिटीज को देख पाता कि आखिर वो फाइट कैसे करता है, मूव कैसे करता है, उसकी एबिलिटीज क्या है। क्योंकि इतना पिटने के बाद भी वो इस चीज को एंजॉय कर रहा था। लेकिन ग्रिफिन यहाँ बाफोमेट को स्माइल करते हुए देखकर रुक जाता है और कहता है कि इस फाइट को आगे कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सामने करा बाफोमेट, उसका दिल तो इंजन की तरह धड़क रहा था, जहाँ पे वो चाहता था कि और भी ज्यादा इस बैटल को आगे बढ़ाया जाए। वो और भी ज्यादा फाइट करना चाहता था, देखना चाहता था ग्रिफिन किस चीज के काबिल है। लेकिन यहाँ पे अब दूसरे पार्टिसिपेंट को बुलाया जा रहा था एंड ऑब्वियसली मिस्टर मा ने भी उसे वार्निंग दी थी कि अपने करंट स्टेट में वो एक क्लास हंटर से नहीं जीत सकता। और इस पॉइंट पे बाफोमेट को इतना गुस्सा आता है कि आखिर वो वीक भला है क्यों, ये सारे मेंटल बैरियर हैं। वो नहीं, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है, वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, अगर उसे बैटल करना है तो उसे बैटल करना ही होगा। जहाँ हम उसके फाइनल बॉस वाले शैडो को भी देखते हैं पीछे से, जो कि बेसिकली ब्लड लस्ट थी या किलिंग इंस्टिंक्ट थी, जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इसके चक्कर में ग्रिफिन इंस्टिंक्टली उसके ऊपर अटैक कर देता है, जैसा कि आप सबकॉन्शियसली करते हो किसी किलिंग इंटेंट को देखकर बैटल के अंदर। लेकिन इस पावरफुल किक की वजह से हम देखते हैं कि कैसे जो बाफोमेट है वो दूर जाके गिरता है एक स्विमिंग पूल के अंदर, जहाँ पे कोई पार्टी चल रही थी शायद, जहाँ लोग सोच रहे थे कि सीलिंग से कुछ गिरा क्या अभी। और यहाँ हमें कुछ चीजें दिखाई जाती हैं जो कि बेसिकली बाफोमेट के दिमाग के अंदर चल रही थी, जहाँ कहता है कि काफी शेमफुल बात है कि वो हार गया, वो भी एक पंच में ही, लेकिन उसे यहाँ पे ग्रिफिन की ट्रू एबिलिटीज देखने का एक मौका जरूर मिला और आने वाले किसी दिन वो ग्रिफिन को अपने घुटनों के ऊपर बैठा के मारेगा। लेकिन अब देखते कि सारी चीज के दिमाग में तब चल रही थी जब वो पानी के अंदर डूब रहा था और उसे स्विमिंग करना बिल्कुल नहीं आता एंड ऑब्वियसली वो ब्रीथ तो कर नहीं सकता पानी के अंदर। जहाँ इससे पहले वो बेहोश होता, वो किसी शैडो को भी अपनी तरफ आते हुए देखता है पानी के ठीक ऊपर से, जो कि ब्लॉन्ड लड़की थी ब्लू आंखों के साथ। और इसी क्रेजी मूवमेंट पे चाहे और न्यू कैरेक्टर आ चुकी है, आखिर एक कौन है, इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, भला इसका रिलेशन कैसा रहेगा बाफोमेट के साथ, इन सभी चीजों के आंसर आपको जानने को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिर्फ। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन और वीडियो को ज्यादा शेयर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।